ओके, लेट्स कंप्लीट दिस चैप्टर। प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ माइक के अंदर थोड़ा सा इशू था। वो जो दूसरा लैपटॉप था जिस पर मैं काम करता था उसके अंदर शायद ऑडियो के अंदर कुछ मसला आ गया। तो शुरू के कुछ मिनट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लिच है, तो वो हैंड्स फ्री जो है वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें अच्छा सुनाई दे देगा और आगे जो है वो क्लियर है वीडियो। तो मैं खैर उस लैपटॉप के अंदर वीडियोज़ नहीं बना रहा। सो दिस इज़ अनदर लैपटॉप। डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। तो कोई भी ऑर्गन जो कि यूरिनरी ट्रैक के अंदर है, हमारे पास कितने ऑर्गन्स आते हैं? एक किडनीज आती हैं, देन यूरेटर्स आते हैं, देन ब्लैडर आता है एंड देन यूरिथ्रा आता है। तो इसमें किसी भी लेवल के ऊपर अगर कोई ऑर्गेनिज्म आकर अटैक कर दे, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है या फिर कोई फंगस है, तो वो अगर आकर अटैक कर दे और इन्फेक्शन कॉज कर दे तो उसे आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं। ओके, सो वो कहलाते हैं हमारे पास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आमतौर पे जो कॉज करते हैं वो बैक्टीरिया, वायरसेस बहुत कम कॉज करते हैं, फंगस बहुत कम कॉज करते हैं। मेनली जो है वो बैक्टीरिया है जो कॉज करते हैं। आते कहाँ से हैं ये? तो एक इनका सोर्स जो है वो एनस हो सकता है, ठीक है, एनस या फिर यूरिथ्रल ओपनिंग। आउटसाइड इन्वायरमेंट जो है वो कंटेमिनेटेड है, तो इनसाइड इनको एक्सेस मिल जाता है और फिर ये डिपेंड करता है कहाँ तक असेंड करते हैं। जो यूरिनरी सिस्टम है, अगर हम यहाँ से इसको स्टार्ट करें, ठीक है, ये ब्लैडर है एंड देन ये यूरिथ्रा है, ठीक है। सो दिस इज द यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है। यहाँ से अगर ऑर्गेनिज्म एंटर होता है, वो कहीं से भी आ सकता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट से आ सकता है या फिर पीछे जो एनस है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, एनल बैक्टीरिया होते हैं या कोलोनिक बैक्टीरिया होते हैं, तो वो जो है ट्रैवल करके आ सकते हैं। तो यहाँ से जब ये असेंड करना शुरू करता है, तो अगर तो खाली ये यूरिथ्रा के लेवल पे रहेगा तो ये यूरिथ्रा की इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा विच विल बी कॉज यूरिथ्राइटिस। अगर ये ऊपर जाता है, ब्लैडर के लेवल के ऊपर कॉज करता है, तो फिर ये कहलाएगा सिस्टाइटिस। ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन अगर कॉज करेगा तो सिस्टाइटिस, और अगर उससे भी ऊपर जाता है और किडनी की इन्फ्लेमेशन कॉज करता है तो फिर ये कहलाता है पाइलोनेफ्राइटिस। तो डिपेंड करता है कि कितना असेंड करके ऊपर गया। दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स जो कि कॉज कर रहे हैं। इसमें मेनली बैक्टीरिया है। तो बहुत कॉमनली जो बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करता है वो इकोलाई है। इकोलाई आपको तीनों कंडीशंस के अंदर नजर आएगा। ये यूरिथ्रा की इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर सकता है, ब्लैडर की भी और किडनी की भी। दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है उनमें क्लेमीडिया है और निसेरिया गोनोरिया है। ये दो भी बैक्टीरिया हैं, ये पढ़ चुके हैं आई थिंक पिछली बुक के अंदर, ये कवर किए हुए थे, क्लेमीडिया और निसेरिया गोनोरिया। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट पाइलोनेफ्राइटिस। तो बैक्टीरिया मैंने बताया था कि असेंड करते करते ऊपर किडनी तक चला जाएगा। अब इसके अंदर सिम्टम्स में क्या होता है? नोजिया है, वॉमिटिंग है। नोजिया फीलिंग होती है उसकी, वॉमिटिंग की। तो वॉमिटिंग से पहले अक्सर लोगों को नोजिया होता है, कुछ लोगों को डायरेक्ट वॉमिटिंग भी हो जाते हैं। नोजिया है, वॉमिटिंग है, बैक पेन है। बैक पेन वहीं होता है जहाँ पे किडनी की लोकेशन होती है, इसे फ्लैंक पेन कहते हैं। इस एरिया को जहाँ पे किडनीज होती हैं उसे फ्लैंक कहते हैं, साइड्स जो होते हैं। एंड देन देयर इज फीवर। इन्फेक्शन के अंदर यूजुअली फीवर होता है, तो हाई ग्रेड फीवर इसके अंदर होता है। एंटीबायोटिक्स जो है, जो भी इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर। यूरिथ्राइटिस अगर है, यूरिथ्रा के लेवल के ऊपर है, ये वाले जो पाइप्स हैं दीज आर कॉल्ड यूरेटर। हम इसकी बात कर रहे हैं यूरिथ्राइटिस की। तो इसके अंदर भी और सिस्टाइटिस के अंदर भी कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ कॉमन सिम्टम्स आते हैं, जिसके अंदर एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि बार बार जो है वो बाथरूम जाने की जरूरत पड़ती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है। और दूसरा अर्जेंसी होती है। अर्जेंसी का मतलब ये होता है कि बस कंट्रोल नहीं हो रहा होता एंड फौरन जो है वो आपको बाथरूम जाना पड़ता है। दूसरा डिफिकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन। ये स्टोन्स के अंदर भी आपको देखने को मिलता है और डिफिकल्टी भी होती है और पेन भी होता है। बर्निंग सेंसेशन ही होती है, ठीक है। पेन ड्यूरिंग सेक्स, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये भी हो सकता है। ये किन के अंदर होगा? ये मेल्स के अंदर होगा, क्योंकि मेल्स के अंदर यूरिथ्रा जो है वो कॉमन पाइप होता है। कॉमन पाइप होता है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी और उसके अंदर भी। तो ये मसला। और दूसरा डिस्चार्ज, ठीक है। यूरिथ्रल ओपनिंग से, मेल के अंदर यूरिथ्रल ओपनिंग से जब भी इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर कुछ पस फॉर्मेशन होती है, कुछ सीक्रेशंस जो है वो बनती है, तो वो डिस्चार्ज यूरिथ्रल ओपनिंग से भी आ सकता है और वो विजाइना से भी आ सकता है। मैंने बताया था कि ये क्लेमीडिया जो है और नेसेरिया गोनोरिया जो है, ये ना सिर्फ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करते हैं बल्कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी कॉज करते हैं। तो मेल के अंदर तो कॉमन पैसेज है, यूरिथ्रा जो है यूरिथ्रा जो है ये कॉमन पैसेज है। इसके थ्रू जो है वो ये यूरिनरी सिस्टम के अंदर भी आता है और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी आता है। लेकिन फीमेल्स के अंदर यूरिथ्रा अलग होता है और रिप्रोडक्टिव
पैसेज जो है वो अलग होता है, बट चूंकि दे आर वेरी क्लोज तो यहाँ से इन्फेक्शन जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंटर हो सकता है। Then there is the third condition which is called cystitis, तो वही strong urge to urinate है, that is called urgency, and then pain या burning feeling जो होती है ड्यूरिंग यूरिनेशन, ये इसके अंदर होती है। देन फ्रीक्वेंसी, ये सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, सिस्टाइटिस के अंदर भी और यूरेथ्राइटिस के अंदर भी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है, अर्जेंसी होती है, कुछ में नॉक्ट्यूरिया भी होता है, रात को बहुत ज़्यादा जो है वो अर्ज होती है जाने की। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिन आते हैं और बहुत पेन के साथ आते हैं, यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है, ये अगेन स्टोन्स के अंदर भी होता है। ब्लीडिंग अगर किसी एरिया से हो रही है, ब्लैडर से हो रही है या फिर यूरिथ्रा से हो रही है, तो स्टोन उसके यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड आ सकता है। इसके अलावा जो पस अगर आएगा तो वो क्लाउडी सा यूरिन होगा, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग स्मेल जो है वो यूरिन के अंदर से आ सकती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इसके अलावा पेल्विक डिस्कम्फर्ट, लोअर बॉडी जो है उसके अंदर पेन की सेंसेशन होगी, फीलिंग ऑफ प्रेशर इन द एरिया बिलो योर बेली बटन। अगेन लोअर एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन का लोअर पार्ट जो है यानी अम्बलाइकस से नीचे, बेली बटन से नीचे जो हिस्सा है उसके अंदर प्रेशर फीलिंग भी हो सकती है, उसके अंदर पेन भी हो सकता है, और लो ग्रेड फीवर। तो एक डिफरेंस जो है वो ये है कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उसके अंदर लो ग्रेड फीवर है, जबकि किडनीज को जब ये इन्वॉल्व करता है तो उसके अंदर यूजुअली हाई ग्रेड फीवर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्फेक्शंस हो गए। इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट जो है वो, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट जो है वो एंटीबायोटिक है, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक्स होंगी, वॉमिटिंग के लिए एंटीमाइटिक हो सकती है, जनरलाइज पेन अगर हो रहा है तो उसके लिए एनाल्जेसिक हो सकती है, दर्द की दवाएं। एंड देन एंटीबायोटिक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक लें। किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले यू नीड टू नो कि वो इन्फेक्शन जो हो रहा है वो किस ऑर्गेनिज्म से हो रहा है। देन एक क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी होगी जिसको हम ग्राम स्टेनिंग की बेसिस के ऊपर करते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव। तो एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट यू शुड नो दिस कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके ऊपर कुछ एंटीबायोटिक्स काम करती हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके ऊपर कुछ एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि दोनों को कवर करती हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स के अंदर प्रीडोमिनेटली ऐसा होता है कि अगर एक एंटीबायोटिक दोनों को कवर कर भी रही है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तब भी उसकी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा कवरेज जो है वो ग्राम पॉजिटिव के ऊपर हो और ग्राम नेगेटिव की कम कवरेज हो, या ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा कवरेज उसकी ग्राम नेगेटिव की हो और ग्राम पॉजिटिव की कम हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो कि कॉमनली कॉज करता है, दूसरा ये कि वो ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, एंड थर्ड ये है कि फिर उसके ऊपर अप्रोप्रिएट कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। तो अगर ऐसी तो जो लोग डॉक्टर्स नहीं होते और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो अंधाधुंध जो है वो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होती है चीज़ें, तो इन्फेक्शन जो है वो ठीक नहीं होते और इन्फेक्शन बढ़ते चले जाते हैं एंड पेशेंट की जान को खतरा हो जाता है। बिकॉज जब ये ऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जब ये ब्लड में शामिल हो जाते हैं तो एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं सेप्सिस, और सेप्सिस के अंदर फिर मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जो है बॉडी के, वो शट डाउन होना शुरू हो जाते हैं, उनका काम जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है, ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी इन्फेक्शन है उसके लिए अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक हो, एंड देन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। अगर किसी एंटीबायोटिक का कोर्स 7 डेज है तो यू हैव टू टेक 7 डेज, अगर वो सुबह शाम लेनी है तो यू हैव टू टेक 2 टाइम्स इन अ डे, और कोर्स जो है वो कंप्लीट करना लाजमी है, अदरवाइज बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है एंड देन सिंपल इन्फेक्शन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट किडनी स्टोन। किडनी स्टोन्स जो होते हैं असल में उसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपस में मिलकर हार्डन्ड हो जाते हैं, उसे हम किडनी स्टोन्स कहते हैं, कोई अलग चीज़ नहीं होती। तो नॉर्मली हमारे यूरिन के अंदर जो है वो मिनरल्स होते हैं जो कि डिजॉल्व फॉर्म के अंदर होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन अगर ये डिजॉल्व मिनरल्स जो हैं ये प्रेसिपिटेट हो जाएं और ये आपस में मिलकर हार्डन स्ट्रक्चर बना दें तो वो हमारे पास स्टोन्स कहलाते हैं। इन स्टोन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ऑक्सिलेट है, यूरिक एसिड है, फॉस्फेट है। इनमें से किसी भी चीज़ का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना जो है दैट कैन बी डेंजरस। 2 चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्टोन्स बनते हैं, एक ये है कि इनका जो मिनरल्स हैं ये इनका लेवल जो है वो बढ़ जाए। अब वो 2 वजूहात की वजह से बढ़ सकता है। एक वजह ये हो सकती है कि एक्चुअली उस चीज़ का लेवल बढ़ जाए, जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का लेवल बॉडी के अंदर अगर एक्सेसिव हो जाएगा तो कैल्शियम के स्टोन्स बन जाएंगे, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। सेकंड रीजन जो होता है वो ये होता है कि वाटर का अमाउंट कम हो जाए।
हम जब भी बॉडी के अंदर बात करते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, तो हम दोनों को कंपैरिजन में देख रहे होते हैं। अगर बॉडी के अंदर सॉल्यूट नहीं बढ़ा, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट नहीं बढ़ा लेकिन वाटर कम हो गया, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूट बढ़ गया, क्योंकि रिलेटिव टू द वाटर उस सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो अगर कैल्शियम जो है वो यूरिन के अंदर नॉर्मल अमाउंट में आपने एक्सक्रीट किया है, लेकिन यह है कि यूरिन के अंदर वाटर का अमाउंट कम है, तो वाटर के मुकाबले में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके अंदर कैल्शियम जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और स्टोन फॉर्म कर देगा। तो एक रीज़न ये हो गया कि या तो ये मिनरल्स जो है वो ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि जो यूरिन की पीएच है उसके अंदर जब ऑल्टरेशंस आते हैं, हर जो हमारे पास फ्लूइड होता है बॉडी का उसकी एक स्पेसिफिक पीएच होती है, तो पीएच के अंदर जब चेंजेस आते हैं तो वो भी फेवर करता है इन मिनरल्स की प्रेसिपिटेशन को। तो ये दो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से स्टोन्स बनते हैं। तो पहली चीज़ है हमारे पास इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन, यूरिन के अंदर। अब ये भी दो रीजंस की वजह से हो सकता है, या तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम ओवरऑल ज्यादा है, जब ओवरऑल ज्यादा होगा ब्लड में तो यूरिन में भी कैल्शियम ज्यादा जाएगा। कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर ब्लड में कैल्शियम जो है वो ज्यादा हो? तो एक हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होता है, पैराथायरॉइड हार्मोन जब ज्यादा रिलीज होते हैं तो वो कैल्शियम को निकाल के लेकर आते हैं बोन से। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा होगा, जब ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होगा तो वो यूरिन में जाएगा, जब यूरिन में जाएगा तो वो प्रेसिपिटेट होगा। तो एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है किडनी की वो मुतासिर हो जाए। जब वो मुतासिर हो जाएगी तो जो कैल्शियम उसे निकाल लेना चाहिए था फिल्ट्रेट में से वो नहीं निकाल सकेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल यूरिन के अंदर ज्यादा हो जाएगा। तो अगेन दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीयूरिया। अगर हाइपर कैल्सीमिया है, कैल्सीमिया, ईमिया का मतलब होता है ब्लड और कैल्सीयूरिया का मतलब है यूरिन के अंदर। तो एक रीजन ये भी था कि ब्लड के अंदर ज्यादा था, तो अगर हाइपर कैल्सीमिया है तो भी हाइपर कैल्सीयूरिया हो सकता है, और अगर हाइपोकैल्सीमिया नहीं है लेकिन बॉडी किडनी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही यूरिन में से, तब भी हाइपर कैल्सीयूरिया हो सकता है। इसी तरह से लेवल ऑफ ऑक्सिलेट अगर यूरिन के अंदर ज्यादा है तो दिस इज कॉल्ड हाइपर ऑक्सैल्यूरिया। अब ये भी इस वजह से हो सकता है कि आप जो है वो यूरिन ऐसी फूड जो है वो ज्यादा ले रहे हैं जिससे ऑक्सिलेट फॉर्म हो रहा है, तो इससे भी जो है वो हाइपर ऑक्सैल्यूरिया हो सकता है, यानी यूरिन के अंदर ऑक्सिलेट। इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं, टोमेटो आ जाता है, तो इनकी वजह से होगा ये कि यूरिन के अंदर ये दोनों चीजें ज्यादा होंगी, जब ये ज्यादा होंगी तो ये प्रेसिपिटेट होकर स्टोन्स बना देंगे। अच्छा, इसी तरह से दूसरी चीज जो है, यूरिन बिकम्स टू एसिडिक और बेसिक। यूरिन की पीएच जो है उसके अंदर अगर बहुत ज्यादा चेंज आता है तो ये फेवर करता है क्रिस्टल्स फॉर्मेशन को या फिर स्टोन फॉर्मेशन को। अब स्टोन्स छोटे भी होते हैं जो कि खुद ब खुद पास आउट हो जाते हैं, और कुछ बड़े होते जाते हैं जो कि फिर या तो किसी मेथड के जरिए निकालने पड़ते हैं, या बाहर से, बॉडी के बाहर से ही एक मेथड होता है, या फिर यह है कि सर्जरी उसके लिए करनी पड़ती है। अब स्टोन्स की लोकेशन की बेसिस के ऊपर ये दो टर्म्स हैं। अगर तो नेफ्रो का वर्ड किडनी के लिए यूज होता है, तो अगर किडनी के अंदर स्टोन है तो नेफ्रोलिथाइसिस कहलाएगा, और अगर यूरेटर के अंदर स्टोन है, जो किडनी के बाद जो पाइप होता है यूरेटर के जरिए, ये रहा किडनी के बाद जो पाइप होता है यूरेटर, तो यूरेटर के अंदर अगर स्टोन कहीं पर मौजूद है तो वो यूरोलिथाइसिस कहलाएगा। और अगर किडनी की इन्फ्लेमेशन हो रही है स्टोन की वजह से तो उसे आप लिथोनेफ्राइटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं। अब किडनी स्टोन होने में मसला क्या है? तो स्टोन के अंदर मसला यह है कि एक तो कोई फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है तो वो इरिटेशन कॉज करेगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, दूसरा यह है कि साइज में बढ़ता जाएगा तो पेन कॉज करेगा। तीसरा यह है कि फ्लो ऑफ द यूरिन जो है, यूरिन ने जिस रास्ते से जाना है, अगर उस रास्ते के अंदर ब्लॉकेज है स्टोन की वजह से, तो किडनीज जो है वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर सकेंगी, तो वो जो भी वेस्ट है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा, एक तरफ से बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं किडनी स्टोन के अंदर। जो मोस्ट कॉमन टाइप है स्टोन की वो कैल्शियम ऑक्सिलेट है। इसमें कैल्शियम और ऑक्सिलेट दोनों कंबाइन होकर स्टोन बनाते हैं। 80% ऑफ द किडनी स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्सिलेट के बने हुए होते हैं। तो दूसरी जो वैरायटी है उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर स्टोन बनाता है, ये 5 to 10% है, या फिर यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ने से। अगेन यूरिक एसिड दो रीजंस की वजह से बढ़ सकता है। हमने इस चैप्टर में शुरू में देखा था कि यूरिक एसिड जो है ये उससे बनता है, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म से बनता है। तो अगर किसी के अंदर न्यूक्लियोटाइड का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है, जैसे मैंने बताया था कि कैंसरस पेशेंट्स के अंदर बहुत तेजी से सेल्स जो है वो टूट रहे होते हैं, तो उनके अंदर ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होता है, तो यूरिक एसिड प्रोडक्शन उनके अंदर बढ़ जाएगी। या फिर यूरिक एसिड बॉडी से निकल नहीं पा रहा किसी वजह से, कोई ऐसी दवा ले रहे हैं आप जो कि यूरिक एसिड की
एक्सक्रीशन को रोक रही है। तो इन दोनों वजूहात की वजह से यूरिक एसिड स्टोन्स फॉर्म हो सकते हैं। देन एक और टाइप के हमारे पास स्टोन्स होते हैं जिन्हें मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स कहते हैं या फिर इन्हें स्ट्रोइड भी कहते हैं। ये क्यों बन रहे हैं? अल्कलाइन यूरिन होने की वजह से। किसी भी वजह से अगर यूरिन की पीएच जो है वो अल्कलाइन हो जाएगी तो उसके अंदर ये स्टोन्स बन जाएंगे। आमतौर पे जो होता है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस सराउंडिंग पीएच को कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करके सराउंडिंग पीएच को अल्कलाइन बना देते हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अमोनिया सेक्रेट करते हैं, तो अमोनिया फॉर्म होता है वहाँ पे, तो अल्कलाइन यूरिन हो जाता है। जब अल्कलाइन हो जाएगा तो वो इन तीनों जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रेसिपिटेशन को फेवर करता है। तो इन स्टोन्स को इन्फेक्टिव स्टोन्स भी कहते हैं या फिर इन्हें स्टेरॉइड्स कहते हैं। और एक बहुत लेस कॉमन वैरायटी है जो कि एक अमाइनो एसिड, एक्सेस अमाइनो एसिड, ये सिर्फ कुछ लोगों के अंदर होता है जिनमें जेनेटिक इशू होता है। डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन की वजह से सिस्टाइन जो है एक अमाइनो एसिड होता है जिसका मेटाबॉलिज्म मुतासिर होता है। तो एक्सेसिव सिस्टाइन अगर होगा तो वो सिस्टाइन स्टोन्स बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब स्टोन बन गया तो अब इसको ट्रीट करने के लिए या तो आप इसे बॉडी के बाहर से ट्रीट करते हैं जिसके अंदर एक ट्रीटमेंट होती है जिसको हम ESWL कहते हैं। ESWL है लिथोट्रिप्सी, इसका पूरा नाम है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब बॉडी के बाहर से शॉक वेव्स देते हैं और स्टोन को तोड़ते हैं। तो दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। तो ये आपने कहाँ गया? सो दिस इज द सीट। इसके ऊपर पेशेंट लेटा हुआ होता है। आपने स्टोन आइडेंटिफाई कर लिया कौन सी किडनी के ऊपर है, उसके ऊपर ये लिथोट्रिप्सर है, इसको फोकस किया और इसके थ्रू जो है वो शॉक वेव्स जाएंगे। थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है लेकिन कोई इंसिजन इसके अंदर नहीं लगता, तो थोड़ा से दर्द की दवाएं देकर जो है दर्द दूर करने की दवाएं देकर करवाया जा सकता है। बच्चों के अंदर ज़्यादा पेन होते हैं तो बच्चों के अंदर हम जब करवाते हैं तो हम उनके अंदर जो है ना वो एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोशी देते हैं और बेहोश रखते हैं उन्हें पूरे प्रोसीजर के दौरान। तो ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है जिसके अंदर बिना इंसिजन लगे। दूसरा ये है कि अगर इससे नहीं हो पा रहा तो फिर एक सर्जरी होती है जिसको हम PCNL कहते हैं। PCNL का मतलब है परक्यूटेनियस। परक्यूटेनियस का मतलब स्किन के थ्रू जाएंगे और नेफ्रोलिथोटमी कहते हैं इसे। एक छोटा सा होल बनाते हैं किडनी के अंदर और उसके जरिए जो है वो किडनी तक पहुंचते हैं एंड देन स्टोन्स को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पीसेस उसके थ्रू निकालते हैं। ये उन स्टोन्स के लिए होता है जो कि किडनी के अंदर है और जो या तो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी से नहीं निकाले जा सकते या खुद भी पास नहीं हो सकते। जाहिर है ये बड़ा प्रोसीजर है और ये जनरल एनेस्थीसिया के अंदर होता है, मुकम्मल बेहोशी के अंदर होता है। अब इसके स्टेप्स के अंदर यह है कि एक कैथेटर पहले प्लेस करते हैं ब्लैडर के अंदर, फोलीज कैथेटर प्लेस करते हैं ताकि उससे यूरिन जो है वो निकलता रहे, और एक और कैथेटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है यूरेटर के अंदर, वो पाइप। ठीक है, यहाँ अगर मैं बनाऊं जो किडनी से निकल रहा होता है तो उस यूरेटर के अंदर जो है, ठीक है, एक यहाँ पे फोलीज प्लेस है और दूसरा अगर स्टोन यहाँ पे है तो एक कैथेटर जो है वो यहाँ पे कैमरा के साथ प्लेस किया जाता है। इसके जरिए एक डाई डाली जाती है। डाई डालने के बाद जो है वो देखा जाता है कि जो स्टोन है वो है कहाँ। जब स्टोन आपको नजर आ जाता है, अभी मैं एक एनिमेशन के अंदर दिखाता हूँ, जब स्टोन नजर आ जाता है तो फिर जो है ये पहले पेशेंट सीधा होता है, उसके सीधा लिटा के ये काम होता है और उसके बाद जब स्टोन आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर जो है आप पेशेंट को उल्टा करते हैं एंड देन उस स्टोन को देखते हुए आप स्किन के जरिए अंदर जाते हैं, रूट बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं किडनी तक एंड देन वहां तक पहुंचने के बाद छोटे स्टोन जो होते हैं उन्हें ऐसे पकड़ के निकाल लेते हैं। एक ग्रास्पर होता है पकड़ने वाला, उसके जरिए निकाल देते हैं और जो बड़े स्टोन होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा तोड़ के और फिर उनके पीसेस निकालते हैं। तो ये एक एनिमेशन में दिखाता हूँ, इसके अंदर ये पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन हुआ है। And when present, ureteral stones. ठीक है, मेरे पास तो माइक लगा हुआ है तो मुझे This आवाज नहीं आ रही। animation shows the removal of stones in the kidney. PCNL is carried out under general anesthesia. So this is the bladder When और you are इस fully bladder के अंदर sedated, पहले ये a पुलिस catheter, कैथेटर which is a छोड़ेंगे hollow जिससे tube, यूरिन जो है वो is ड्रेन placed होता रहेगा। in the bladder. The bladder catheter drains the bladder and remains in place with the use of an ये इसका inflated बलून होता balloon. है जो कि मेक श्योर Another करता है कि ये catheter is यहीं पर placed रहे up कि into the वापस बाहर ना आ ureter. जाए। यहाँ पे स्टोन है तो Through इस this यूरेटर के catheter, a अंदर जो है ये एक contrast कैथेटर dye जा रहा है। इसके may जरिए be इन्होंने ये installed डाई डाली। to allow a better view जब of डाई the डालेंगे exact तो stone वो इस एरिया location को and to आइडेंटिफाई कर facilitate देगी। access to एक्सरे the के जरिए kidney, इसको देखा जाता है while your तो urinary वो स्टोन tract की is पोजीशन आप लोकेट कर visualized लेते हैं। using X-rays or ultrasound. ठीक है, ये स्टोन नजर आ रहा है। Once the stone is located, access to the collecting system of your kidney is अब ये gained स्किन आ गई। using a स्किन thin के ऊपर needle. से जो है वो एक रास्ता बनाया जाता है इस स्टोन तक
और जो भी छोटे This मोटे स्टोन्स access होंगे route is वो carefully dilated. ऐसे ही उठा लिए जाएंगे ग्रास्पर के जरिए, जो बड़े स्टोन्स होंगे उन्हें थोड़ा सा ब्रेक करके एंड देन जो है वो ग्रास्पर के जरिए निकाल लिया जाएगा. सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड PCNL, percutaneous nephrolithotomy. The guide wire allows the nephroscope to safely access the kidney. ये रास्ता बन गया, वो पूरा पोर्ट बन Some गया. stones ये can दिस be इज द removed ग्रास्पर, directly इसने using पकड़ा a इसे, grasper. निकाल लिया, इसको Larger ब्रेक करेंगे stones need और to be ब्रेक करने के fragmented बाद first, या तो ये खुद ही using a device like a laser नीचे चला जाएगा, before ठीक है, extraction. या फिर ये है कि इसको पकड़ पकड़ के निकाल लेंगे. After removal of all the stones, your surgeon will perform a contrast study. देन स्टोन तोड़ने के When बाद there सब is कुछ good passage of करने के बाद contrast दोबारा डाई material डाल into के the देखी bladder. जाती है कि कहीं कोई और This स्टोन तो नहीं है, means कहीं that कोई the और ब्लॉकेज तो ureter नहीं है. is also वंस क्लियर हो जाता है stone तो free. फिर ये प्रोसीजर एंड हो जाता है. ठीक है. अच्छा, अगर स्टोन इस तरीके से भी नहीं निकाले जा सकते, बहुत ही बड़ा स्टोन है, तो फिर लैप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटमी होती है जिसमें किडनी को कट ओपन किया जाता है एंड देन जो है फिजिकली लाइक इट विल बी अ मेजर प्रोसीजर, तो किडनी को ओपन कर दिया जाता है. एक हमारे पास तरीका लैप्रोस्कोपिक होता है. लैप्रोस्कोपिक के अंदर स्किन के ऊपर बड़े इंसिजन नहीं लगते, मैंने शायद किसी वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था ये किसी चैप्टर में. तो उसके अंदर छोटे छोटे इंसिजन लगते हैं और उसके जरिए एक जैसे अगर ये एब्डोमेन है, ठीक है, तो एक पोर्ट यहाँ बन जाएगा, इसके जरिए एक कैमरा डाल देंगे, ठीक है, एक पोर्ट यहाँ बन जाएगा, एक पोर्ट यहाँ बन जाएगा, यहाँ से और यहाँ से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं, कैमरा यहाँ से मुसलसल दिखा रहा होता है और इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जो है वो आप काम करते हैं. तो बजाय इतना बड़ा इंसिजन लगाने के या इतना बड़ा इंसिजन लगाने के छोटे छोटे 2-3 इंसिजन लगते हैं, जिससे आप जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है, इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती है, लेकिन पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. बिकॉज छोटे इंसिजन का मतलब यह है कि बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है, छोटे इंसिजन का मतलब यह है कि पेन कम होता है, और छोटे इंसिजन का मतलब यह है कि इन्फेक्शन का रिस्क भी कम है, और एक और चीज़ ये है कि हॉस्पिटल का स्टे भी कम होता है और डिफॉर्मिटी भी कम होती है. लाइक बहुत बड़ा इंसिजन है तो बहुत बड़ा स्कार मार्क आएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से स्कार मार्क्स आते हैं. तो दीज आर कॉल्ड लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स.